हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत वंस अगेन कनेक्टेड विद यू। सो हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जी हाँ, हम आज रोज़ की तरह या हर बार की तरह कुछ चैप्टर्स के डिस्कशन के साथ ही मिले हुए हैं और इस लाइव क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आप ये वीडियो हमारा इस चैप्टर 10 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको आप यूट्यूब पर देख रहे हैं बाद में, या फिर जो है इसको आप ऑफलाइन मोड में देख रहे हैं, सेव मोड में देख रहे हैं, तब भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं हम। आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ें लगभग में डिस्कस कर चुके हैं और अब हम केवल एक टॉपिक जो है डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी फ़िलहाल के लिए हमारा रिफ्रैक्शन है। ठीक, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है ये बात आपने कल जान ली थी कि जब भी कभी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है, प्रवेश करती है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, तो वो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से दूर हो जाती है। ठीक है, या तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी या फिर नॉर्मल से दूर मुड़ जाती है। ठीक, जैसा कि आप फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 में यहाँ साफ तौर पर देख पा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ छोटी सी बात जो डिस्कशन वाली ये है कि ऐसा होता क्यों है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब एक माध्यम से एंटर करके लाइट दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उस दौरान जो प्रकाश है, लाइट जो है, वो प्रकाश किरण यानी लाइट रे की स्पीड में चेंज होता है। इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक, अच्छा, ये तो आपने जाना कि हमारा रिफ्रैक्शन क्यों होता है, सॉरी। तो और अब जानते हैं कि रिफ्रैक्शन के कुछ एग्जाम्पल डेली लाइफ के हम कैसे देख सकते हैं। तो उसके कॉमनली, अच्छा, यहाँ एक और चीज़ है जो आप फिगर में देख रहे हैं कि हमारी जो लाइट रे है वो कब नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी और कब नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है, तो अपने मार्ग से विचलित होकर के ये जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है या फिर उससे दूर हट जाती है अपने मार्ग से। ठीक है, तो ऐसा कब होगा कि कब ये दूर हटेगी कब ये पास आएगी, तो ऐसा तब होगा जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब जाएगी। ठीक है, सघन माध्यम में जब ये प्रवेश करेगी विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो लाइट रे जो है वो अपने निश्चित मार्ग से नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, निश्चित मार्ग से विचलित होकर के जो है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक, लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए तो उल्टा होने में ये अपने निश्चित मार्ग से विचलित होकर के नॉर्मल से दूर मुड़ जाएगी। ठीक है, सॉरी। तो ये बात आपने देख ली। अब बात करते हैं कि इसके कुछ कॉमन जो एग्जाम्पल हैं वो हम देख सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। ये 3 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं या उदाहरण है जिसका रीज़न रिफ्रैक्शन होता है। कैसे, आइए ज़रा समझते हैं। पहला है द स्टोन एट द बॉटम ऑफ द वाटर टब अपीयर टू बी रेज्ड। द नेक्स्ट वन इज a fish kept in aquarium appear to be bigger than its actual size. A pencil partially immersed in water appear to be displaced at the interface of air and water. यानी कि ये जो 3 बातें हैं यहाँ आपने देखी, ये 3 की तीनों का रीज़न सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्शन होता है। जी हाँ, पहले में आपने देखा कि एक छोटा सा पत्थर जब वो टब की निचली सतह पर पड़ा रहता है तो ऊपर से देखने पर हमें महसूस होता है कि ये ऊपर की तरफ है, बिल्कुल नीचे बॉटम पर नहीं है। ठीक, ये ऊपर उठा हुआ है या इसके साइज़ में कुछ चेंज आपको ज़रूर दिखेगा। दूसरा सेम है एक फ़िश एक्वेरियम के लिए, यानी कि एक मछली मछली घर में है तो वो अपने रियल साइज से ज़्यादा बड़ी दिखती है। ठीक, उसका भी यही रीज़न है, रिफ्रैक्शन। ठीक, और जो तीसरा पॉइंट है उसको तो आप अभी बैठे बैठे कर सकते हैं। आप एक पेंसिल लीजिए और आप पेन भी ले सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, स्टिक भी ले सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ आपको केवल एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो होगा या तो एक ग्लास में पानी ले लीजिए, एक मग में पानी ले लीजिए या किसी जग में पानी ले लीजिए। ठीक है, अब आपने जो पेन सॉरी, जो आपने पेन या जो भी चीज़ें ले रखी हैं उसमें से किसी एक चीज़ को हल्का सा टिल्ट करके, तिरछा करके, आधा
पानी के अंदर डालना है और आधा ऊपर रखना है। ठीक, तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी कि नीचे, पानी के नीचे कैसा साइज़ है और पानी के ऊपर का साइज़ कैसा है। ठीक, और साइज़ के साथ साथ आपको जो, जब हम पेंसिल तिरछी डालेंगे, एंटर करेंगे पानी में आधी, तो हमें ये दिखेगा कि जिस लाइन से बिल्कुल सीधी स्ट्रेटली जानी चाहिए वो स्ट्रेट ना जा कर के पेंसिल का जो फिगर पानी के अंदर हमको दिखता है वो हल्का सा टिल्ट हो जाता है। ठीक, तो ये ऐसा इसी वजह से होता है। और कैसा होता है सॉरी, कैसा होता है, तो वो थोड़ा सा आप जब करके देखेंगे आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो यही है, प्रैक्टिकल इसी तरीके से होते हैं, और अगर आप प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो ये ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा। ठीक, आइए ज़रा इसकी बात करते हैं आगे। रिफ्रैक्शन थ्रो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, यानी कि एक कांच के टुकड़े के द्वारा हम अगर रिफ्रैक्शन करते हैं तो कैसा प्रभाव होता है। तो देखिए, यहाँ पर दो बार रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है। एक तो तब जब लाइट रे कांच के ग्लास में एंटर करती है, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट में। ठीक, और दूसरा तब जब ये लाइट रे इस ग्लास स्लैब से बाहर निकलती है। ठीक, अब इन दोनों टाइप में ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी बदलती हैं। कैसे बदलती हैं, आइए ज़रा देखते हैं। यहाँ आपने देखा कि नॉर्मल से लाइट रे नॉर्मल की तरफ जो है टिल्ट हो गई है, मुड़ गई है। लेकिन जब दूसरा फिनोमेना हो रहा था तो नॉर्मल से यहाँ अगर हम नॉर्मल खींचे तो ये नॉर्मल इसका यहाँ पर आएगा लगभग कुछ, है ना, एक मिनट, थोड़ा सीधा नहीं बन पा रहा है, मेरे पास पेन नहीं है इस वक्त। तो आप देख रहे हैं, फिलहाल समझ रहे हैं कि फिगर में कैसी चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पर आप फिगर में देख रहे हैं कि कैसे लाइट रे टिल्ट हो रही है दो बार। ठीक है, रीज़न क्या है, रीज़न रिफ्रैक्शन ही है दोनों बार टिल्ट होने का। और जो रिफ्रैक्शन है वो क्यों है, क्योंकि लाइट जो है जब एक एयर से ग्लास स्लैब में एंटर करती है तो पहला मीडियम एयर जो था वो सघन नहीं था, विरल था। ठीक है, वो बहुत ही रेयर मीडियम था। और दूसरा जो मीडियम यहाँ पर हमें दिख रहा है ग्लास, वो एक डेंसर मीडियम है, यहाँ लिखा हुआ भी आपको सामने स्क्रीन पर मिल जाएगा। और फिर से जो तीसरा मीडियम है, अब वो तीसरा मीडियम फिर से रेयर मीडियम है। ठीक, तो इसका रीज़न ये है कि जब लाइट रे विरल माध्यम से सघन माध्यम या रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ आएगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी या अपने मार्ग से दूर हट जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्जाम्पल से, छोटा सा जो एग्जाम्पल आपने देखा, इससे समझ में ज़रूर आई होंगी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। और आगे जब बढ़ते हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ, सॉरी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम बात करें, यहाँ पर आपको कुछ दो पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है द इंसिडेंट रे, सॉरी, द इंसिडेंट रे दैट रिफ्रैक्टेड रे and the normal to interface of two transparent media at a point of incidence all lie in the same plane। ठीक है, ये वही उसी तरीके से है जैसे एक हम लोगों ने लॉ पढ़ा होगा अभी लाइट में, रिफ्लेक्शन में। ठीक है, पढ़ा होगा नहीं, पढ़ा है और आपको पता भी है। ठीक है, उसमें भी दो लॉ होते हैं, जिसमें से एक ये होता है कि सारी चीज़ें सेम प्लेन पर जो है होती हैं। ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी सारी चीज़ें सेम प्लेन पर होती हैं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट में यहाँ एक छोटा सा चेंज है, वहाँ बिल्कुल सिमिलर नहीं है, वहाँ एंगल आई और एंगल आर इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ कहा जाता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, इज अ कांस्टेंट। एडजस्ट साइन आई ओवर साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ना, यही बात थोड़ी सी चेंज है। रिफ्लेक्शन में एंगल आई और एंगल आर दोनों
इक्वल रहता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या हो जाता है कि साइन ऑफ आई, यानी जो हमारा एंगल बना ना आई, मान लिया आई 30 डिग्री का बना, तो साइन 30 और अब उधर जो भी बनेगा साइन का, वो दोनों हम दोनों को एक रेशियो में रख दें तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगी। ठीक है। अब ये नियम किसने दिया था? तो ये नियम हमें दिया था स्नेल ने, तो इसीलिए इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ आपने देखा, फॉर गिवन कलर एंड पेयर ऑफ इन मीडिया दिस लॉ इज नोन एज स्नेल्स लॉ। अब कैसे, वो चीज़ें आपको नीचे देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर सामने आ गई हैं ये चीज़ें। ठीक, यानी कांस्टेंट n से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो ऑफ किए जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n से क्यों, क्लास 9th में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी चीज़ें देखी होंगी, और अगर नहीं देखी हैं तो यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक, कांस्टेंट जो n होता है, ठीक, n1 और n2, ये किसी पर्टिकुलर एक और दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। अगर एक वाटर है दूसरा एयर हो सकता है, दूसरा अगर वाटर है तो तीसरा ग्लास हो सकता है ना। ऐसा करके कुछ भी दो मीडियम होते हैं और उन दोनों मीडियम में जो है हमारा एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और उन दोनों का जो रेशियो होता है ना, वो रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि आखिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सीधी सी बात है कि ये रिफ्रैक्शन से जुड़ा टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है रिफ्रैक्शन होता किस वजह से है, तो चेंज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो ये जो स्पीड चेंज होती है उसकी वजह से होता है। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी किस चीज़ पर बेस्ड होगा, यहाँ देखिए आप लिखा हुआ देख रहे हैं ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और दूसरा है स्पीड ऑफ लाइट इन गैस। ठीक, अब आपने देखा कि कैसे गैस और एयर दोनों में स्पीड ही है। ठीक, अब अगर हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कहा जाए तो उसको हम सी से लिखते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, हवा में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल, उसको हम लिखते हैं सी से। और अगर दूसरा कहा जाए कि ग्लास में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में जो प्रकाश की चाल लिखते हैं उसको वी लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सी क्या है, तो सी एक्चुअली होता है हमारा कैपिटल सी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है, जो कि 3 × 10⁻⁸ जो है 8 मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक, फिलहाल मेरा मुद्दा समझाने का ये मेरा मकसद यही है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इज़ जस्ट द रेशियो ऑफ टू डिफरेंट मीडियम विद द रिस्पेक्टिव स्पीड ऑफ दैट लाइट या लाइट रे। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बातें आगे बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर आपने यहाँ पर जो चीज़ें देखी, वहाँ पर देखिए ऊपर एयर है, नीचे ग्लास है। ठीक, और यहाँ लिखा क्या गया, NGA, ग्लास G और A। जो चीज़ें नीचे हैं ना उनको हम आगे लिखते हैं, और जो चीज़ ऊपर रहती है उसको हम पीछे लिखते हैं। ठीक, समझ में आई बात। अब आगे की बात करते हैं। यहाँ नीचे भी जो दिया गया है NAG, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज गिवन बाय, तो जब रिस्पेक्ट टू ग्लास आएगा ना तो इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास वो ऊपर रहेगा, जो जिसकी रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर या करेंगे इन फ्यूचर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में वो हमेशा ऊपर रहेगा। और जिसको कैलकुलेट करना होगा या जिसके बारे में हम बता रहे होंगे वो हमेशा नीचे होगा, उसकी स्पीड जो है वो उस मीडियम में जो है लाइट की स्पीड हमेशा जो है नीचे की तरफ होगा, और लिखते समय वो आगे की तरफ होगा। यहाँ देखो ए आगे लिखा है ना, ए मतलब एयर, और ए आगे है, देखो ए आगे है ना, यहाँ पर ए आगे है तो एयर नीचे रहेगा। यहाँ देख लिया ना, एयर नीचे है। ठीक है, तो ये कब C/V या कब V/C रहेगा, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NAG या NGA निकाल सकते हैं। अगर मान लिया आपको फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम करके दिया हुआ है तब भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कहे आपको कि कैलकुलेट द
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी उसने पूछा क्या, जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो आप N21 निकालेंगे। N21 में 2 नीचे रहेगा और 1 ऊपर रहेगा, यानी स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट ऑफ सेकेंड मीडियम। ठीक है, इन सेकेंड मीडियम, ये जो सेकेंड मीडियम है वो नीचे रहेगा और जो फर्स्ट मीडियम है वो ऊपर रहेगा। ठीक, जो पीछे होता है वो हमेशा ऊपर होता है और जो आगे होता है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। और इस तरीके से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर पाएंगे। ये एक जो है रेशियो होता है, ठीक है, प्रकाश की चाल का दो माध्यमों में। आगे बात करते हैं। यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको कैलकुलेट करके भी दिखाया गया है। ये कैलकुलेट नहीं किया है, सिर्फ एक एग्जांपल बताया गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, मतलब रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है। ठीक, 1.33 वाटर में 1.52 ग्लास में होता है। ठीक, आइए बात करते हैं स्फेरिकल लेंस की। अब यहाँ से चीज़ें एक बार फिर से हमारी शुरू होती हैं, ठीक, समझने वाली। लेंस क्या है? तो लेंस की अगर हम बात करें तो स्पेशली लेंस की बात या स्पेशल लेंस अगर हम देखें तो स्फेरिकल लेंस यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या है कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल फॉर्म्स अ लेंस। ठीक, यानी एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडिया। अभी तक हमने मिरर देखा, तो मिरर में क्या होता है, एक साइड पॉलिश लगी होती है और एक साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वहाँ पर हमारी इमेज बनती है। लेकिन अब क्या है कि दो लेंसेस, मतलब एक लेंस अगर हमें बनाना है तो मिरर का वो हिस्सा चिपका देंगे। भाई साहब, दो मिरर लेंगे और चिपकाएंगे और उनकी पॉलिश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पॉलिश अगर है तो हम हटा देंगे, फिर जो भी बनेगा वो हमारा क्या होगा, लेंस होगा। फिलहाल दो हमने जब लेंसेस को देखा तो लेंसेस बेसिकली यहाँ पर दो डिस्कस किए गए हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस आप यहाँ देख रहे हैं, कॉनकेव लेंस आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों लेंसेस को डिस्कस करते समय थोड़ी सी बातें करते हैं कि वो क्या हैं। ठीक है, तो लेंसेस में स्फेरिकल लेंसेज के केस में हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या होता है। तो ये बात हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि जो दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते हैं जो दो सरफेस से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं और एक बनाया जाता है, तो जो है इनका जो एक स्फेरिकल लेंस है हमारा वो बन करके सामने तैयार हो जाता है। अब कॉन्वेक्स लेंस किसे कहते हैं और कॉनकेव लेंस किसे कहते हैं, तो यहाँ सामने आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी। वो डेफिनेशन यहाँ पर इस तरीके से है कि अ लेंस may have two spherical surfaces bulging outwards, it is called double convex lens। ठीक है, लेकिन अब कॉन्वेक्स लेंस इसको हम नहीं कहते हैं, जनरली इसको हम मतलब जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है इसी को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। क्यों कहते हैं इसका, ये जो कन्वर्जिंग लेंस है नाम वो क्यों पड़ा, तो उसका भी आपको रीज़न बताएंगे आगे। और दूसरा जो है वो कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका भी रीज़न आपको बताया जाएगा बाद में। लेकिन ज़रा ध्यान से इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन में कहा जाता है अ लेंस बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड इज नोन एज डबल कॉनकेव लेंस। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, ये तो आपको बताया ही क्यों, क्योंकि ये डाइवर्ज कर देता है लाइट को। ठीक है, अब ज़रा यहाँ ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो ये पॉइंट है ना, बिल्कुल ऐसे यहाँ से धीरे धीरे कट लगना अरे सॉरी। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ये बीच से पूरा कट लगता है। ठीक, तो एक पार्ट आप अब यहाँ देख लीजिए। फिलहाल ये भी सीधा नहीं गया है ना, तो एक मिनट। अब एक पार्ट तो ये हो गया और दूसरा पार्ट ये हो गया।
ठीक है, दोनों को हमने किसी एक ही सिरे से जोड़ दिया है। ठीक, तो जब एक ही सिरे से हमने जोड़ा तो ये जो हमारा एक सिरा और दो सिरा है तो ये दोनों तो कॉनकेव हैं, तो कॉनकेव डबल कॉनकेव लेंस तैयार हुआ। ठीक, और इसी डबल कॉनकेव लेंस को हम कह देते हैं कॉनकेव लेंस जनरल लैंग्वेज में। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब ज़रा यहाँ कॉनकेव लेंस में चीज़ें क्या क्या होती हैं देखते हैं। देखिए, ये जो लाइन देख रहे हैं ये वही लाइन है जो अभी आपको ऊपर दिखाने की कोशिश हम कर रहे थे, बट सही से लाइन खींच नहीं पाई। दूसरा कि यहाँ जैसे हमारे पास पिछले मिरर में सारी चीज़ें होती थी वैसे ही चीज़ें यहाँ भी होंगी। फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि हमें यहाँ पर F1, F2, C1, C2 में होंगी और वहाँ केवल F और C रहता था। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि वहाँ केवल एक ही जो है पार्ट होता था जो है ना, लेकिन यहाँ पर दो पार्ट हैं, दो हिस्से हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर F1, C1 और F2, C2 लिखना पड़ता है। ये पहले के रिस्पेक्ट में फोकल लेंथ या फोकस पॉइंट होते हैं और फिर दूसरे के रिस्पेक्ट में होते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पहले का, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर दूसरे का। ठीक है, और ये दोनों एक ही से होते हैं तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक ही साइज़ के। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपका जो एक लेंस है वो मान लिया ये वाला इधर से, ये लेंस आपका थोड़ा यहाँ से ऐसे बढ़ जाए, ठीक, तब यहाँ वाला जो F2 और C2 होगा उसकी डिस्टेंस हमेशा पैरेलल एक्सिस पर चेंज होगी। ठीक, और पैरेलल एक्सिस भी थोड़ा सा चेंज होगा और आपका जो भी इमेज या जो भी चीज़ें आप देख पाएंगे वो थोड़ी सी गड़बड़ होंगी, आधी अधूरी चीज़ें बनेंगी या आधी उल्टी सीधी चीज़ें बनेंगी, बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज आपको नहीं दिख पाएगी, या जो भी फिनोमेना होगा वो या तो उसमें डबल फोकस आपको दिख जाएगा, ऐसे कुछ उल्टे सीधे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो अगर आपको रिजल्ट्स एक्यूरेट चाहिए तो आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको जो भी लेना है बिल्कुल सेम साइज़ का लेना है। ठीक, अदरवाइज़ चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, गलत सिद्ध हो जाएंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये चीज़ आपने कॉनकेव के लिए देखा उसी तरीके से कॉन्वेक्स के लिए देखा, उसी तरीके से कॉनकेव में भी होती हैं, क्योंकि उसमें भी दो चीज़ें होती हैं और इसमें भी दो चीज़ें हैं। लेकिन एक छोटे से कॉमन पॉइंट की अगर हम बात करें, जो वहाँ पोल हुआ करता था, ठीक है, जो वहाँ पोल हुआ करता था वो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्टिकल सेंटर। इसे हम O से दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों का पोल कंबाइन हो जाता है, P1 और P2 एक ही जगह हो जाने की वजह से हम उसको कॉमन नेम दे देते हैं और वो कॉमन नेम है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, अब ज़रा आगे की बात करते हैं। F2, C2, F1, C1 ये आपको सामने वही चीज़ें हैं जो दिख रही हैं, कोई भी चेंज नहीं है, इनकी डेफिनेशन लगभग वही है, लेकिन फिर भी अब ज़रा यहाँ एक चीज़ देखें कि ऑप्टिकल सेंटर कैसे बन रहा है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, मैंने आपको एक सेम साइज़ वाली चीज़ें बताई थी ना, वो चीज़ें देख लीजिए कि कैसे होती हैं। यहाँ आपको दो स्फेयर मिल जाएंगे, दो कांच की गोलियाँ दिख रही हैं, ठीक, जिनके अलग अलग कोई जो है सेंटर हैं। उन दोनों को आपस में एक ही साइज़ की हैं ये, तो जाहिर सी बात है इनकी रेडियस भी बिल्कुल सेम होगी। और किस तरीके से इनका एक हिस्सा बिल्कुल आपस में कंबाइन कर दिया गया है। ठीक, अब ये हिस्सा जो कंबाइन है इसी हिस्से को हम लेंस कहते हैं। ठीक, ये कॉन्वेक्स लेंस है या इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस बना है। ठीक, आगे की बात करें अगर, तो हम यहाँ ये पाएंगे कि सेंटर दोनों के तरफ बढ़ते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक इधर है ना, तो इन दोनों की वजह से जो हमारा कॉमन पार्ट है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है इसका एग्जैक्टली हाफ पॉइंट पर, ये भाई जो कंबाइंड डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट ही जो होता है वो मिड पॉइंट ही हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ठीक है, हालांकि ये सारी डिस्कशन आपको डेफिनेशन में ज़रूर मिल जाएगी,
आइए ज़रा देखते हैं डेफिनेशन सेंटर ऑफ कर्वेचर की। पहले देखते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। लेंस के केस में, वो मिरर के केस में था, ये लेंस के केस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है। सो अ लेंस आर द कन्वेक्स lens or concave lens has two spherical surfaces. Each of these surfaces from a part of sphere. The center of these two sphere are called center of curvature, represented by C1 and C2 respectively. ठीक, यानी कि एक ऐसा लेंस है, मतलब चाहे वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कोई भी हो, उसमें दो स्फेरिकल सरफेसेस होते हैं, और सभी का जो मतलब ईच ऑफ दीज सरफेसेस फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फेयर, तो उनके अपने जाहिर सी बात है कि सेंटर होंगे, और जब दोनों जोड़ दिए जाते तो उनका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है उनका रिस्पेक्टिव, वो वही रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, और उसको हम C1 और C2 के नाम से जानते हैं विद रिस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, आगे की बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इज जस्ट इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ C1 और C2 लिखा हुआ है ना, ये हमेशा लेंस से बाहर ही रहेगा। ठीक है, C1 और C2, ये C2 है और ये C1 है। ठीक है, यहाँ पर तो ये C1 और C2 से होकर के गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा ही हमारी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, आगे की बात करते हैं, फोकस भी इसी पर होता है। ऑप्टिकल सेंटर, इसके डेफिनेशन मैंने मतलब ये आपको बता ही दिया कि क्या होता है, लेकिन डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर। अ रे ऑफ लाइट व्हेन पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर और ओ, इट रिमेन्स अनडेविएटेड और इट गोज स्ट्रेट। ठीक है, मतलब सीधी सी बात ये कि अगर हमारे पास सेंट्रल पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं किसी भी लेंस का, तो वो सेंट्रल पॉइंट ही हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा, और जब कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर ओ से होकर के गुजरती है तो वो बिल्कुल बिना विचलित हुए, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अपर्चर की बात करें तो यहाँ भी अपर्चर होता है। अपर्चर के केस में हम यहाँ देखते हैं द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस। ठीक है, जो डायमीटर होता है स्फेरिकल लेंस का, ठीक है, सर्कुलर आउटलाइन का जो डायमीटर होता है वही अपर्चर होता है। ठीक, अच्छा ये कैसे होगा, तो आप जान ही रहे हैं कि ये दो जो है स्फेयर से मिलकर के बनता है। ठीक, तो उन यहाँ साफ तौर पे लिखा हुआ, एक मिनट देखिए, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन। तो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन, इसका मतलब ही यही है कि ये जो सर्कुलर आउटलाइन आपको दिख रही है ना, ऐसे करके बना होगा। अब यहाँ से कहीं ये इसकी मान लिया जो है यहाँ पर हमारा C है। ठीक, अब ये C1 जो है वो पूरा इधर से इधर तक पूरा एक रिस्पेक्टिव डायमीटर होगा ना, और यही रिस्पेक्टिव डायमीटर क्या कहलाता है, रेडियस, ओ सॉरी, अपर्चर ऑफ दैट लेंस। ठीक, अब दोनों लेंस सेम है, इस वजह से ये दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है फोकस ऑफ लेंस। तो फोकस ऑफ लेंस की अगर हम बात करें, फिर टॉक अबाउट द फोकस ऑफ लेंसेज। सो बीम ऑफ लाइट पैरेलल इस पैरेलल इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम, मतलब कि अगर कहीं मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरणें सीधी गुजर रही हैं, तो ये जो मध्य रेखा है, इस मध्य रेखा से टकराने के बाद ये सीधा फोकस से होकर के गुजरेंगे। और अगर ऐसा होता है, ये बिल्कुल सेम फिनोमेना है यहाँ जो आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था ना, ये बिल्कुल उसी तरीके का वाइस वर्सा का ही फिनोमेना है। ठीक, अच्छा ये पहला हो गया कि मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरेंगे वो फोकस होगा, या फोकस से होकर के गुजरेंगे। अगर सीधी रेखाएं चली आ रही, वो तो जो है कॉन्वेक्स में था। अब ये कॉनकेव में क्या है, कॉनकेव में जो है लाइन सीधी इधर से आएंगी, यहाँ से बिल्कुल आएंगी यहाँ तक, यहाँ से स्ट्रेटली यहाँ तक आएगी, उसके बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी। ये देख रहे हैं ना, ये डाइवर्जन है। ठीक, अब जब ये डाइवर्ज होंगी ना, तो क्या होगा कि डाइवर्ज होगी तो ये तो यहाँ इधर इस साइड में तो मिलती हुई नहीं दिखेंगे, लेकिन पीछे की तरफ
हमें ये महसूस होगा कि किसी पॉइंट से होकर के आ रही हैं ऐसा। तो जहाँ से होकर के आएंगी ना वो पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लाइट रे जो बिल्कुल पीछे से स्ट्रेटली चली आ रही हैं, सीधी सीधी। ठीक है, ऐसे। आइए आगे की बात करते हैं। और फोकल लेंथ आपकी क्या है? फोकल लेंथ आप देख रहे हैं ना, फोकल लेंथ वही है, ये देखिए, OF1 या OF2 दोनों सेम होता है। ठीक, यही फोकल लेंथ है। अब बात करते हैं कि आखिर इमेज कैसे बनती हैं या डायग्राम्स कैसे बनते हैं। तो डायग्राम बनने के जो तरीके हैं वो आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं कि आराम से, बिल्कुल आराम से आपको कैसे चीज़ें बनानी हैं। ठीक, बिल्कुल मिड पॉइंट से सेंट्रल जो पॉइंट है जिसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, उससे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप मान लिया डॉट हमारी तरीके से इधर उधर कर जाते हैं, तो बिल्कुल उसी के सीध में एक डॉट लगा दीजिए और उसके बाद चीज़ों को पास ऑन कीजिए। ठीक है, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर लाइट सेंट्रल पॉइंट से होकर के गुजर रही है, लाइट रे या ऑप्टिकल सेंटर से होकर के गुजर रही है, तो चाहे कोई भी लेंस हो, वो हम उसमें जो है वो जो लाइट रे है वो सीधी सीधी गुजरेगी, वो कहीं भी डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं होगी। ठीक है, कन्वर्ज नहीं होगी, डाइवर्ज भी नहीं होगी। अब ज़रा बात करते हैं कि इसमें कितने फिनोमेना होते हैं। तो उस जैसे प्रीवियस चीज़ों में हमने मिरर के लिए डिस्कस किया, लगभग चीज़ें यहाँ भी उतनी ही होंगी। और पहला पॉइंट भी वैसे ही, पॉइंट्स भी वैसे ही होंगे। ठीक है, पहले में वहाँ भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर था, अनंत पर था, यहाँ भी अनंत पर ही होगा। और जब अनंत से चीज़ें आएंगी तो वहाँ भी फोकस पर ही इमेज बनी थी, यहाँ भी फोकस पर ही इमेज बनेगी। नेचर वहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड था, यहाँ भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। वहाँ भी जो साइज़ था वो हाईली डिमिनिश्ड था, यानी बिंदु के आकार का था, बहुत छोटा था, बहुत छोटा। यहाँ भी वैसे ही चीज़ें होंगी, सेम फिनोमेना होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ भी जो आपका सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट में जब ऑब्जेक्ट 2F के पीछे या बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F1, ठीक है, इसके पास रहेगा। अब 2F1 क्यों कहा गया? तो भाई यहाँ देखिए, C को हटा दिया गया है, C1 और C2 नहीं लिखा है, तो C1 और C2 को ही 2 ऑफ F1 2 ऑफ F2 कहा गया। ठीक है, यानी 2F2 C2 है और 2F1 हमारा C1 है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो C1 के पीछे और C2 के पीछे ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखेंगी। ठीक है, C2 के पीछे हमारी इमेज होगी, और जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर जो है लेंस की तरफ खिसकाएंगे, उसी तरीके से हमारा जो इमेज है वो हमारा इमेज लेंस की तरफ खिसकता हुआ चला आएगा, इधर की तरफ। ठीक, हम ऑब्जेक्ट इधर खिसकाएंगे लेंस की तरफ, तो इमेज भी लेंस की तरफ खिसकती चली आएगी। समझ में आ रही बात? तो जैसा हमने देखा था कि वहाँ सी के पीछे या बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, तो यहाँ जो है उसी तरीके से है कि यहाँ सी कौन है भाई? 2F1 है, और 2F1 के पीछे है ऑब्जेक्ट कहीं भी है। ठीक, तो यहाँ ऑब्जेक्ट था, कुछ फिनोमेना हुआ, स्ट्रेट गया, फिर ये जो है ऐसे F से होकर के गुजरा, और F से होकर के गुजरने के बाद ये बिल्कुल एक सीधी, ये बिल्कुल गलत जा रहा है। तो आप समझ जाएंगे, फिगर आपको दिख रहा है बना हुआ। अब इमेज कहाँ बनेगा? तो इमेज जाहिर सी बात है कि वहाँ भी जो है जैसा बन रहा था यहाँ भी वैसा ही बनेगा, यानी कि जो है हमारा C और F के बीच बन रहा था, यहाँ अब F है हमारा क्या? F2, और C है हमारा 2F2। ठीक है, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमारा बनेगा, स्मॉल इमेज बनेगा। लगभग चीज़ें सेम है। अगर आपने रिफ्लेक्शन वाले को सही से पढ़ा है तो आपको यहाँ पर लेंस के केस में इमेज बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सारे फिनोमेना सेम है। तीसरा पॉइंट भी उसी तरीके से है। तीसरे पॉइंट में कहा गया कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है कहाँ हो? 2F1 पर हो। तो ऑब्जेक्ट 2F1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये याद रखिएगा, C1 है। ठीक, और C1 C पर जब भी कोई इमेज बनती है तो सॉरी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट C पर होता है तो इमेज भी C पर ही बनती है। तो इस C1 पर है तो इमेज कहाँ बनेगी? C2 पर बनेगी। लेंस में इमेज हमेशा दूसरी साइड पर बनती है। ठीक है, तो ये दूसरी साइड में चली जाएगी। अब कैसी होगी, क्या होगी, नेचर वगैरह ये सब आपको पता है, सेम होगा और कोई भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अब जो है चौथा केस है, जो
उसमें देखते हैं उसमें क्या होता है। उसमें चीज़ें थोड़ी सी बदलती हैं। जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में होता है तो पोजीशन ऑफ द इमेज हमेशा क्या होता है, बियॉन्ड 2f1। ठीक है, यानी 2f1 के पीछे। ठीक। एक मिनट मैं आपको बता दूं, बीच में शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है। दरअसल जैसे जैसे हम इमेज सॉरी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को लेंस की तरफ लाते हैं वैसे वैसे हमारी इमेज भी लेंस से दूर जाती है। ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते हैं तो इमेज हमारी दूर जाती है, ना कि पास आती है। ठीक है। लेंस में भी ऐसा होता है और मिरर में भी ऐसा होता है। ठीक है। मिरर में आपने पहले देख लिया ना, रिफ्लेक्शन वाले केसेस में 6 केसेस उसके आपने देखे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के लिए। ठीक है, तो वैसा ही यहाँ भी है। ठीक। अब आगे की चीज़ें देखते हैं। पोजीशन वगैरह आप देख ही रहे हैं कैसे क्या है, और यहाँ भी वही चीज़ें हैं। अब पांचवें केस में F1 पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो F1 पर है तो ये कहीं जो है हमारा क्या बनेगा, ये बिल्कुल इन्फिनिटी पर बनेगा जा करके। ठीक। और उसके बाद नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज़ की अगर बात करें तो बहुत मतलब बड़ा साइज होगा, हाईली एनलार्ज। ठीक है। अब छठे जो केस की बात करते हैं तो छठा केस स्पेशल केस उसमें भी आता है और इसमें भी आता है। और छठा जो स्पेशल केस होता है वो क्या होता है कि जिधर हमारी इमेज है, सॉरी ऑब्जेक्ट है, उधर ही हमारी इमेज बनती है। ठीक। तो इमेज हमारी बनेगी कहीं, लेकिन कहाँ बनेगी उसके लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, तो ऑब्जेक्ट हम अगर रख दें F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, वहाँ पोल होता था, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक। और वहाँ F होता था, यहाँ F1 है। तो जब हम F1 और O के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो हमारी इमेज हमेशा F1 और 2f1 के बीच में बनती है। समझ में आ रही बात। और साइज हमेशा इनलार्ज होगा, नेचर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और पोजीशन जो होगी वो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। ठीक। ऑब्जेक्ट की तरफ कहीं भी बन सकता है, वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आपने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो प्लेस किया वो कहाँ कितनी डिस्टेंस पर किया है। ठीक है। अब ज़रा बात करते हैं कॉनकेव लेंसेज की। तो कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें इमेज फॉर्मेशन के केस में, तो अगर हमारी जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी दो केस होते हैं, एक इन्फिनिटी और एक जो है दूसरा वाला। तो इन्फिनिटी की अगर हम बात करें तो इन्फिनिटी में जो है हमारे यहाँ जो इमेज बनता है वो बिल्कुल डिमिनिश्ड होता है, बिंदु के आकार का होता है। क्यों होता है, क्योंकि पैरेलल लाइन चली आ रही है, पैरेलल जाती है। तो याद रखिएगा कि वो कहाँ से गुजरेगी रिफ्लेक्ट होकर के, तो वो गुजरेगी फोकस है, और फोकस होकर के गुजरती है तो हमारा जो इमेज बनने का चांस होता है वो केवल फोकस पर होता है। ठीक है, जब सारी प्रकाश किरणें पैरेलल आती हैं तो। ठीक। और सारी प्रकाश किरणें पैरेलल तब आती हैं जब हमारी वस्तु अनंत पर होती है। ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो आगे जब देखते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है कि इसका नेचर वगैरह कैसा है। वो आप देख रहे हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी है, सॉरी हाँ आभासी है और सीधा है। ठीक। वहाँ सारे के सारे जो है रियल थे, छठे को छोड़ करके, सिक्स्थ को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बाकी सारे रियल थे और इन्वर्टेड थे, यानी वास्तविक और उल्टे थे। लेकिन छठे केस में क्या था, तो छठे केस में हमारा क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब क्या हो गया कि आभासी और सीधा। ठीक। यहाँ हमारा जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में हमारे जो केस होंगे उसमें सारे कैसे बनेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक। आगे की बात करते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो हमारा जो दूसरा चीज़ बचता है उसमें ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर है। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया गया है, कहीं भी है तो जहाँ रखा जाएगा उस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। ठीक है। पोजीशन क्या होगी, पोजीशन यहाँ आप देख रहे हैं बिटवीन F1 एंड O, यानी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकल लेंथ, फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और नेचर कैसा होगा, तो नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी आभासी और सीधा। और साइज कैसा होगा, वेरी स्मॉल। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो थोड़ा सा एक फ्लैशबैक लीजिए मिरर का। ठीक। और उसके बाद में इस वीडियो को देखिए, तब आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा चीज़ें साइंटिफिक कन्वेंशन वही है, सेम है, कुछ भी प्लस माइनस चेंज नहीं हुआ है। ठीक।
बस यहाँ जो छोटी सी चीज़ें चेंज हुई हैं वो लेंस फार्मूला में, मिरर फार्मूला में प्लस लगता है लेकिन लेंस फार्मूला में माइनस लग जाता है। ठीक है, 1/f=1/v -1/u। ये अगर फार्मूला चेंज हुआ है तो हमारी कुछ चीज़ें लेंस में बदल जाती हैं। जैसे कि देखिए, अच्छा v और u और f और r क्या होता है, तो r तो आप जानते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यानी o से दूरी, है ना। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी o से r कहलाती है। f क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड o। u क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। और v क्या है, v है इमेज। ठीक, तो v अगर कहीं लिखा है तो वो इमेज से दूरी है। ठीक है, इमेज से मतलब इमेज की दूरी है v। और कहाँ से है, तो सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट या तो पोल हो सकता है या फिर ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक, अगर लेंस है तो ऑप्टिकल सेंटर, अगर मिरर है तो वो पोल। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब यहाँ जो आपने 1/f=1/v प्लस सॉरी -1/u देखा, ये क्या है, तो इससे एक चीज़ और बनती है, इससे ये हम निकालते हैं फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ कितनी है किसी भी लेंस की, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो इसके लिए एक और है जो इजी है, जो इसका ही सॉल्यूशन है। अगर आपको v और u पता है तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि f=vu v इंटू u डिवाइडेड बाई u माइनस v। हमने कहीं अलग से नहीं लिखा है, इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अच्छा ये दो फॉर्मूले बन गए फिलहाल के लिए। अगर हमें सीधा r दे दिया जाए या r पूछ लिया जाए, f ना पूछा जाए, v और u दे दिया जाए, तब क्या करेंगे, तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी रिजल्ट आया है ना उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 2f=r हो जाता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपकी आ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस में भी और मिरर में भी हम जो भी फोकल लेंथ होता है उसका जस्ट डबल कर दें अगर, तो हमें मिल जाएगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम अगर चाहें तो इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 2f r=2f, और 2f होगा तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यानी कि r=2vu/u-v। यहाँ ध्यान रखिएगा u-v ही होगा, बाकी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और जो है मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं। वहाँ भी मैग्नीफिकेशन, यहाँ भी मैग्नीफिकेशन, चीज़ें लगभग पैरेलल और सेम चल रही हैं। तो ज़रा ध्यान देने वाली बात यह है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों का रेशियो मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, सिंपल। अब पैरेलल एक्सिस से कैलकुलेट करे जाएंगे। ठीक है, v/u का मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट होता है। ठीक, अच्छा यहाँ हमने इसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि जो है आपको ऑलरेडी मैग्नीफिकेशन एक्सप्लेन कर दिया जा चुका है। बस फ़र्क इतना है, वहाँ मिरर था, यहाँ लेंस लग जाएगा। ठीक, मैग्नीट्यूड वैसा ही रहेगा। अगर एक से जो है ये क्या बोलते हैं बड़ा है, ज़्यादा आती है वैल्यू, तो वो समझ लीजिएगा कि इमेज जो है बहुत ही ज़्यादा मैग्नीफाइड है। और अगर एक आता है तो यानी कि हमारे जो इमेज है वो बिल्कुल सेम साइज़ की है ऑब्जेक्ट के। और अगर एक से कम आती है इमेज तो यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि m, अगर मैग्नीफिकेशन हमारा कम आया है एक से, यानी 0.9 आया, तब भी आप समझेंगे कि जो इमेज है वो बहुत 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 छोटा है, डिमिनिश्ड है। ठीक, अब यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कब कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होंगी, कब कौन सी चीज़ें निगेटिव होंगी। ठीक, तो ऑब्जेक्ट हाइट वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, क्यों होगी पॉजिटिव, तो याद रखिएगा कि जब हाइट हम मेज़र करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ मेज़र करते हैं। ठीक, तो नीचे से ऊपर की तरफ जब हम प्लस बनाते हैं तो भाई साहब यहाँ से अगर हम बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट यहाँ से देखें तो ऊपर की तरफ हमारा प्लस वाई होता है, तो प्लस वाई वाई प्लस में होता है ना, तो इसी की वजह से हमारा ऑब्जेक्ट का जो भी हाइट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अब इमेज हाइट जो है अगर रियल है तो वो निगेटिव होगी। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि रियल इमेज हमारी जो है नीचे की तरफ बनती है और नीचे होता है -y, और -y का मतलब y जो है वो पूरी तरीके से निगेटिव में है, तो जो भी हाइट होगी वो निगेटिव में आएगी। ठीक, अगर निगेटिव हाइट आ रही है तो याद रखिएगा वो रियल होगी। कैसी होगी, रियल। लेकिन अगर वर्चुअल हाइट आ गई तो क्या, तो वर्चुअल हाइट तो उसी ऑब्जेक्ट की तरफ बनती है ना, वो भी ऊपर की तरफ होती है, तो ऊपर प्लस वाई है। तो अगर वर्चुअल हाइट है तो वो भी प्लस
और रियल हाइट है तो वो निगेटिव इमेज में। ठीक, ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहती है। ठीक है, अब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, अब देखो भाई साहब ज़रा, ऑब्जेक्ट की अगर हम डिस्टेंस देखें तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ रहता है ना। अब इधर की तरफ रहेगा तो हमेशा एक्स नेगेटिव में रहेगा। ठीक, लेकिन इधर की तरफ अगर होता तो पॉजिटिव हो जाता है। यानी कि एक चीज़ पता चल रही है कि अगर हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पता चलेगी ऑप्टिकल सेंटर से तो वो कैसी, निगेटिव में होगी। और अगर हमारी इमेज की बात करें तो इमेज तो इधर बनती है, इधर, तो अगर इधर बनेगी तो वो कैसी होगी, वेरी गुड, पॉजिटिव होगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। लेकिन इमेज तो होती दो तरीके की, एक रियल और दूसरा वर्चुअल। ठीक, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि रियल इमेज हमारी इधर बनती है तो पॉजिटिव, और अगर हमारी वर्चुअल इमेज की बात करें तो वो इधर साइड में बनती है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में जो भी चीज़ें आएंगी वो नेगेटिव होंगी। ठीक है, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर फोकल लेंथ है। अब फोकल लेंथ दो लेंसेज के केस पर होंगी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। ठीक, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में कॉनकेव निगेटिव और कॉन्वेक्स पॉजिटिव। वेक्स पॉजिटिव लेंस के केस में है, याद रखिएगा, जब भी वेक्स लगेगा तो पॉजिटिव फोकल लेंथ, और जब भी केव लग जाएगा तो निगेटिव फोकल लेंथ। ठीक है, अब पावर ऑफ लेंसेज की अगर हम बात करें, फिर टॉक अबाउट द पावर ऑफ लेंसेज, देन द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे अचीव्ड बाय द लेंस इज नोन एज अ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, यानी कि प्रकाश की किरणों को संकेंद्रित करना या विचलित करना, ठीक है, दूर करने की क्षमता या एक ही स्थान पर संकेंद्रण करने की क्षमता जो भी कहलाती है वो पावर ऑफ लेंस कहलाती है। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय पी, यानी पी इक्वल होता है 1/f के। ठीक है, कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं होगा। अब फी सॉरी एक मिनट, इफ एफ यानी फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर, देन सेंटीमीटर में है तो हम 100/f रखेंगे। ठीक है, उसके भी कुछ रीज़न होते हैं। अच्छा, एक बात और कि जो एसआई यूनिट होती है, तो एसआई यूनिट हमेशा डायोप्टर में होती है। किस में होती है, डायोप्टर, और डायोप्टर को हम लिखते हैं कैपिटल डी से। सामने आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। 1 डायोप्टर का मतलब 1/1 मीटर। ठीक है, अब यहाँ देखा ना आपने कि मीटर आ गया, और वहाँ हमने क्या कहा था, अगर वहाँ अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कहा, इस केस में जो ये वाला केस हम लोग रीड कर रहे थे, उसमें देखा कि अगर हमारा जो एफ है, एफ सेंटीमीटर में तो 100 ऊपर लग जाएगा, और अगर हमारा जो एफ है फोकल लेंथ, ठीक है, वो मीटर में है तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, मीटर और सेंटीमीटर आपका समझ में आ रहा ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी वजह से यहाँ पर 100 लगता है और यहाँ पर 100 नहीं लगता है। ठीक है, अगर मीटर में है तब तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, अब छोटी सी चीज़ें हैं और आगे करते हैं। ठीक, अच्छा, डायोप्टर क्यों लिखते हैं तो उसका भी रीज़न समझ लीजिए। डायोप्टर का मतलब होता है मीटर इनवर्स। डायोप्टर का मतलब क्या होता है, मीटर इनवर्स, यानी मीटर की घात -1, और मीटर की घात -1 को हम डायोप्टर कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से डायोप्टर इसकी यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा का हमेशा पॉजिटिव होता है। देखिए यहाँ पर फिगर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा। जहाँ से हमारी ये गुजरेगी वहाँ F2 होगा। ठीक है, और जहाँ F2 होगा वो पॉजिटिव होगी। ठीक, लेकिन कब, जब भी बात होगी हमारी कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, कॉन्वेक्स की बात होगी, यानी अगर हम लाइट हमारी फोकस हो जा रही है कहीं एक पॉइंट पर, तो कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस होगा तो फोकल लेंथ कैसी, पॉजिटिव। अगर डाइवर्जिंग लेंस होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए आगे बात करते हैं। डाइवर्ज का मतलब फैलाना और कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा करना। ठीक, अगर हम जो है बात करें कि इफ़ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हैव मेनी लेंसेज देन नेट पावर विल बी व्हाट,
तो सारी लेंसेज की पावर कैलकुलेट कर लेंगे और वो पावर उस इक्विपमेंट के नेट पावर कहलाएगी, कुल शक्ति कहलाएगी। ठीक है, हर लेंस की शक्ति को कैलकुलेट कर लेंगे, क्षमता कहते हैं, शक्ति नहीं कहते हैं, सॉरी। तो उस क्षमता को जो है हमने जब कैलकुलेट किया तो उस पूरे मान लिया हमारे पास एक कोई चीज़ है और उसमें ढेर सारे लेंस लगे हुए हैं, तो हर एक लेंस की पावर कैलकुलेट कर ली और उन सारी पावर को जोड़ लिया, और जब जोड़ लिया तो उस पूरे इंस्ट्रूमेंट की, उस पूरे इक्विपमेंट की हमारे पास कुल क्षमता आ गई। ठीक है, तो फिलहाल ये चैप्टर आपका अभी क्लोज होता है, ख़त्म होता है। हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे, और जब नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलेंगे तो आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। फिलहाल 10वां चैप्टर आज यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।